नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पुनर्जागरण के प्रभाव पढ़ रहे थे। पुनर्जागरण के प्रभाव में हम साहित्य में लास्ट वीडियो लेक्चर पर बात की थी। आज साहित्य को कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट साहित्य बचा हुआ है इटालवी साहित्य। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डालिए इटालवी साहित्य। दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में भी यह कह चुका हूं कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पुनर्जागरण से मैं यूं नहीं कह सकता कि सवाल आया नहीं आया। अगर सवाल आएगा तो हमारे कंटेंट से आ जाएगा दोस्तों, इतना विश्वास रखिए। इटालवी साहित्य के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भाई। पहले इटालवी साहित्य यानी 16वीं शताब्दी के अंदर जो साहित्य इटली में लिखा गया, 16वीं शताब्दी के अंदर जो साहित्य इटली में लिखा गया उसे एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। उसे पर्टिकुलर नाम से क्या जाना जाता है? उसे कहते हैं सिक्वेसेंटो। सिक्वेसेंटो, बस ये ध्यान रखें। आपसे प्रश्न आए कि सिक्वेसेंटो क्या है, तो सिक्वेसेंटो यानी 16वीं शताब्दी के अंतर्गत इटली में जो साहित्य लिखा गया उसे क्या कहते हैं? सिक्वेसेंटो। और इटालवी साहित्य के त्रिरत्न आपसे पूछे, रत्न, त्रिरत्न, तो 3 लोगों के नाम आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। त्रिरत्नों में नाम आता है दांते, पेट्रोक और बोकाशियो। दांते, पेट्रोक और बोकाशियो, ये गुरु है दोस्तों, ये शिष्य है। यानी ये गुरु रहेगा, ये शिष्य है। बस इतना ध्यान रख लेना। हालांकि हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं इनका, ये थोड़ा सा मोटा मोटा याद रख लेना कि 16वीं शताब्दी में इटली में जो साहित्य लिखा गया उसे किस नाम से जाना जाता है। और इटालवी साहित्य के या इटली के, यानी इटालवी कह लो इटली कह लो, एक ही बात है। इटली के त्रिरत्न किसे कहा जाता है साहित्य में? तो दांते, पेड्रोक और बोकाशियो को कहा जाता है। अब सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डालिए, यानी दांते को पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाले दांते, यानी इटालवी साहित्य है हमारा चैप्टर, और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दांते। दांते के बारे में पढ़ेंगे तो इटालवी कविता का जनक कहा जाता है इसे। इटालवी कविता का जनक, यानी ये कविताएं लिखता था, तो इसलिए इसे इटालवी कविता का जनक कहा जाता है। इसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और क्या क्या संज्ञा मिलती है इसे? और कहा जाता है फ्लोरेंस। ये सब फ्लोरेंस की निवासी थी। फ्लोरेंस यानी इटली का निवासी है भी। और तो और क्या जानकारी है? टक्सनी भाषा में लिखा था इसने, टक्सनी भाषा में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो पहली रचना के बारे में चर्चा करूं तो इनकी पहली रचना है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी 3 मोटी मोटी रचना है, बहुत फेमस है दोस्तों। डिवाइन कॉमेडी के अलावा दूसरी रचना का नाम है दोस्तों विथ नाउ। तीसरी रचना का नाम है, इनका नाम है मोनार्किया। जर्मनी का राज व्यवस्था है मोनार्किया। जर्मनी क्या, सॉरी, राज व्यवस्था के बारे में लिख रहेगा मोनार्किया शब्द। चलो मोनार्किया भी चर्चा कर लेता हूं। राज व्यवस्थाओं पर आधारित है ये, राज व्यवस्था पर आधारित। पहली बात तो यही है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे? चर्च के विरोध पर लिखने के कारण, चर्च के विरोध में, यानी इस किताब में चर्च के विरोध लिखा था, विरोध के कारण 1339 में जला दिया था इसे। यानी इस किताब को जला दिया भाई, यूं कह रहा हूं। 1265 से लेकर इनका कार्यकाल लिखें तो इनका कार्यकाल है 1265 से लेकर 1321 तक। यानी 1265 में इनका जन्म होगा, 1321 में मृत्यु जाएगी भी। इनकी मृत्यु के बाद में इसके साहित्य को जलाया गया था, जिनके क्या नाम था? मोनार्किया।
डिवाइन कॉमेडी की बात करें तो डिवाइन कॉमेडी की शैली है ना दोस्तों, वो ध्यान रखना, डिवाइन कॉमेडी की शैली है व्यंग शैली, व्यंग यानी मजाक के अंदाज में लिखी। और क्या खास बात है, इसमें भगवान की मजाक उड़ाई गई है, भगवान की मजाक, यानी देवी देवताओं भगवान जो भी आप नाम लेना चाहो उन सब की मजाक उड़ाई गई। और क्या है, तो इसमें एक कहानी है दोस्तों, बस शॉर्ट में बता देता हूँ, याद रखो तो रख लेना। बस उसमें एक बात व्यक्ति की चर्चा है, बस ये कह रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं जा रहा था, कहानी के तौर पर मैं कहीं जा रहा हूं और रास्ता भटका, रास्ता क्या है, भटक गया। अब जैसे ही रास्ता भटा तो मुझे एक यूनान का व्यक्ति मिला, यानी और यूनान का व्यक्ति था, वो कवि था वे, और उस कवि का नाम क्या चर्चा करता है, ये वर्जिल कह रहा है, और कहता है कि वर्जिल ने मुझे पाप यानी नरक का रास्ता दिखा दिया। अब मजाक करेगा तो ऐसे ही करेगा भी, तो ये ऐसी करके कविता है, यानी मैं कहीं जा रहा था और जाने यानी रास्ते में मैं रास्ता भटक गया। अब रास्ता भटका तो मुझे एक यूनान के कवि मिले और कवि का नाम है वर्जिल। वर्जिल ने मुझे रास्ता भटकाया, यानी वर्जिल ने मुझे नरक का रास्ता बताया। अब नरक के रास्ते पर गया तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे तो मिलेंगे भी, पाप कर रहे हैं, व्यापारी भी मिले, बहुत राजा भी मिले, महाराजा भी मिले, सब प्रकार के लोग मिले हुए। ये कह रहा है, यानी इसने इस शैली में सब लोगों भगवान का जो मजाक उड़ाया, ये हम कह सकते हैं स्वर्ग नरक की यात्रा लिखी थी, स्वर्ग नरक की यात्रा लिखी। हालांकि कोई महत्वपूर्ण नहीं, बस दो बातें याद रख लेना, इसकी डिवाइन कॉमेडी की शैली क्या है और इसमें किसका मजाक उठाया और किस कवि की चर्चा कर रहा है। क्योंकि वितनाओं में भी एक महिला की चर्चा करेगा, एक उस महिला जिसे इसको प्रेम था और आध्यात्मिक प्रेम था। तो डिवाइन कॉमेडी के बारे में चर्चा कर ली हमने। तो डिवाइन कॉमेडी के बाद में आते हैं वितनाओं का। वितनाओं, पहली बात तो इस वितनाओं का तात्पर्य क्या होता है। इस वितनाओं का तात्पर्य होता है दोस्तों नया जीवन। अब बात करते हैं वितनाओं पर, यानी वितनाओं का क्या क्या है। ये तो वितनाओं एक प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी है। और इसने वितनाओं में ये कह रहा है कि मैं एक बार एक गिरजा कर गया, यानी ये कहानी बता रहा है मैं गिरजा कर गया, यानी चर्च गया, और गिरजाघर में मुझे एक महिला मिली, उस महिला का नाम है ब्रिटिशिया, ब्रिटिशिया। और ब्रिटिशिया से मुझे आध्यात्मिक प्रेम था, आध्यात्मिक, वो वाला प्रेम नहीं, समझते हो, प्रेम भी दो प्रकार के होते हैं। तो आध्यात्मिक प्रेम था, आध्यात्मिक प्रेम का समझ सकते हो, जो अपने राजस्थान में एक महिला संत हुई है जिसका नाम है मीरा। तो मीरा ने भी किस कृष्ण, यानी मीरा की शादी हो गई थी, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, राणा सांगा का सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था भोजराज। भोजराज से शादी हुई, लेकिन भोजराज खातोली के युद्ध में, यानी इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध हुआ था 1517 में खातोली का। तो खातोली के युद्ध में वो घायल हो गया था और 1523 में उसकी मृत्यु हुई थी। 1523 में जैसे ही मृत्यु होती है और 1528 में स्वयं उसके ससुर की मृत्यु हुई सांगा की, तब उसने कहते हैं कि गृह जीवन त्याग दिया था। और उस हालांकि एक संत भी आए थे चित्तौड़ उस समय, संत पीपाल, सॉरी नाम है उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम तो स्लिप हो गया, देख लेना। लेकिन मीरा कहते हैं मीरा ने भगवान कृष्ण की पूजा की थी और वो उनकी प्रेमिका बनकर पूजा की थी। अब भगवान कृष्ण तो साक्षात तो नहीं आए होंगे, तो सीधा सा मतलब है आध्यात्मिक प्रेम था, वही प्रेम। तो राजस्थान में बहुत अच्छी उच्च स्तर की किताबों में पढ़ा हूँ। तो राजस्थान में यानी भक्तियों की सूफिया किसे कहते हैं, सूफिया भक्ति, तो इसी को कहते हैं मीरा को। ये ध्यान रख लेना दोस्तों, नोट लगा लेना, एक बार आया था यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो ब्रिटिशा नामक महिला है, उसकी चर्चा कर रहा है और उससे कैसा प्रेम बता रहा है, ये आध्यात्मिक प्रेम बता रहा है। ये तीन किताबें हैं, डिवाइन ऑफ कॉमेडी व्यंग शैली है, वितनाओं का तात्पर्य नया जीवन, और नया जीवन प्रेम कहानी के बारे में चर्चा कर रहा है। गिरजाघर, ये कह रहा है कि मैं गिरजाघर जा रहा था, और ब्रिटिशा नामक महिला की चर्चा करता है। इसमें किसकी चर्चा करता है, तो यूनानी कवि वर्जिल की चर्चा करता है दोस्तों। मोनार्किया राजव्यवस्था की किताब है, यानी राजव्यवस्था, इसकी विषय वस्तु क्या है, राजव्यवस्था है, और 1339 में इसे जला दिया गया था। तो ये था दांते दोस्तों। इसके बाद में दांते के बाद में अगर पढ़ें तो दांते के बाद में नाम आता है पेट्रोक का। पेट्रोक, बस पहली बात तो इसे संज्ञा क्या क्या दी जाती है, बहुत सारे उपनाम हैं दोस्तों इसके।
पहले इसे कहते हैं मानववाद का जनक, पढ़ चुके हम, मानववाद का जनक। जनक कह लो, पिता कह लो, एक ही बात है। और क्या संज्ञा ली जाती है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्रथम आधुनिक व्यक्ति, प्रथम आधुनिक व्यक्ति। ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? इरेस्मस को कहा जाता है। लेकिन प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो ये पेड्रो को कहा जाता है। ये क्या कहा किसने था? एग्रोन फ्रायल ने कहा था दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। ये कहा था किसने? एग्रोन फ्रायल, एग्रोन फ्रायल, इन्होंने कहा था। और क्या संज्ञा दी जाती है? पुनर्जागरण का प्रणेता कहा जाता है, या पुनर्जागरण का प्रणेता, प्रणेता बोलो, पिता बोलो, एक ही बात है दोस्तों। ये इनको संज्ञा दी जाती है। 3 संज्ञाएं आप याद कर लेना। अब बात करूं इसकी रचना की, तो कौन कौन सी रचना है? पहली रचना का नाम ध्यान रख लेना दोस्तों, इन्होंने लिखा है सोनेट्स टू लोरा, सोनेट्स टू लोरा। लोरा इनकी प्रेमिका है दोस्तों, बस ये ध्यान रखना। सोनेट्स क्या होते हैं दोस्तों? छंद होते हैं। इसमें कुल 14 छंद है। अब हमने देखा था, इससे पहले देखा था दांते। दांते की प्रेमिका का नाम क्या था? ब्यूटिशिया। इसकी प्रेमिका का नाम क्या है? लोरा। यानी इसने लोरा के लिए कुछ 14 पंक्तियां लिखी थी। भाग लिख सकते हैं, छंद लिख सकते हैं, पंक्तियां लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रेमिका के साथ में इसका उग्र प्रेम था, आध्यात्मिक प्रेम नहीं था, उग्र प्रेम। तो समझते हैं दोस्तों, उग्र प्रेम था। पेड्रो की प्रेमिका है। और दूसरी रचना है इनकी, दूसरी रचना का नाम है दोस्तों नवीन विद्या। रचना नहीं है दोस्तों, इन्होंने नवीन विद्या का विकास किया, यानी ये छंद है, तो ये यही लिख सकते हैं दोस्तों, ये नवीन विद्या का विकास किया था इन्होंने, नवीन विद्या का विकास किया। और इनका जो प्रेम था ना, वो उग्र प्रेम है। ये तो मैं चर्चा कर चुका हूं दोस्तों। बस एक ही रचना है, सोनेट्स टू लोरा। लोरा इनकी प्रेमिका का नाम है। इनका यानी प्रेम भाव, कौन सा प्रेम भाव था? तो इनका उग्र प्रेम था दोस्तों, जो अधिकतर मानवतावादियों में पाया जाता है। तो ये हमारे पेड्रो भी कंप्लीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट तीसरा, बुकाशिया, सॉरी इनकी दूसरी रचना, क्या नाम पढ़ रहे थे? पेड्रो। पेड्रो की और रचना, दूसरी रचना, एक तो होगी वो कौन सी? सोनेट्स टू लोरा। दूसरी रचना का नाम लिखूं तो अफ्रीका गीत, अफ्रीका गीत, अफ्रीका गीत। अफ्रीका गीत क्यों है अभी? तो इसने रोम के योद्धाओं के समान में ये लिखा था, रोम के योद्धाओं के समान। और कौन सी रचना है दोस्तों? तो ध्यान रखना, एक है फ्रीमिलियर्स लेटर, फ्रीमिलियर्स लेटर। फ्रीमिलियर्स लेटर में किसकी चर्चा करता है? तो अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, ऐसे दर्शन शास्त्रियों की चर्चा कर रहा है। दर्शन शास्त्रियों, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, दर्शन शास्त्रियों से काल्पनिक पत्राचार, पत्राचार की बात कर रहे हैं, पत्राचार। बस नाम याद रखना है आपको दोस्तों। और तीसरी इनकी चौथी, यानी 2 3 3 होगी, चौथी इनकी किताब है, उसका नाम है लाइन्स ऑफ इल्क्यूट्रूमेन। बहुत टफ नाम है, अभी लिख देता हूं। इनकी चौथी रचना है दोस्तों लाइन्स ऑफ, इंग्लिश में है तो लाइन्स ऑफ ट्रियूसमैन, इनकी चौथी रचना है भाई, याद ये रख लेना दोस्तों। 31 महान योद्धाओं के बारे में लिखा है इसमें, 31 महान योद्धाओं के सच्चा है, महान योद्धाओं का उल्लेख। ये इसकी 4 किताबें हैं दोस्तों।
पहली कौन सी है? सोनटस टू लोरा। दूसरी कौन सा? अफ्रीकन गीत। तीसरी फीमेल्स लेटर। चौथी है लाइन्स ऑफ इल्यूट्रियस मैन। 31 महान योद्धाओं के बारे में लिखा है। थोड़ा नाम टफ है दोस्तों, याद रखिएगा। ये था पेड्रोको का। नेक्स्ट है बोकासियो। बस 3 ही नाम है बड़े भाई। बोकासियो। पहली बात तो ये पेड्रोक का शिष्य है, पेड्रोक का शिष्य। और क्या इनके बारे में लिख सकते हैं? इटालवी गद्य का जनक है ये, इटालवी गद्य का जनक, गद्य का जनक। और क्या कर सकते हैं इनके बारे में नोट? और वो ये लिख सकते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो बहुत सारी रचना है इनकी भी। तो इनकी पहली रचना है डेकोमेरॉन। डेको, अब देखो डेको किसे कहते हैं? सो को नहीं कहते हैं। डेकोमेरॉन नाम से स्पष्ट है, डेकोमेरॉन। ये डेकोमेरॉन में है क्या? तो 100 कहानी है। पहली बात तो 100 कहानी है। और क्या याद कर सकते हैं? तो और ये याद कर सकते हैं मानव स्वभाव के सबसे विवत्स रूप में हास्य कहानियां। मानव स्वभाव में सबसे विभत्स मतलब गंदा रूप में हास्य कहानियां। ब्लैक डेथ सबसे स्टार बताओ दोस्तों। ब्लैक डेथ, जिस प्रकार वर्तमान में कोरोना महामारी आई है ना, ये ब्लैक डेथ फैलता है चूहों से। यानी ये एक प्लेग है, प्लेग नामक बीमारी है, और ये काले चूहों से फैली थी। इसने अपने इस किताब में किस महामारी की चर्चा कर रहा है? ये ब्लैक डेथ नामक महामारी की चर्चा कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है ना, उसी प्रकार इस समय भी एक महामारी आई थी दोस्तों, बोकासियो ने अपनी किताब में चर्चा की दोस्तों। तो ये डेकोमेरॉन इसकी पहली किताब है, पहली रचना है दोस्तों। और दूसरी रचना क्या है? दूसरी रचना का नाम लो तो दूसरी रचना का नाम है दोस्तों जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। जीनियोलॉजी ऑफ गॉड में कौन किस चीज का उल्लेख करता है? तो भगवान की वंशावली लिख दी इसने, भगवान की वंशावली। और कौन सी रचना है? तो दोस्तों और रचना है इसकी फियामेंट। फियामेंट, ये फियामेंट क्या है? तो इस पर भी लिख सकते हैं आप। मनोवैज्ञानिक किताब है ये, साइकोलॉजी की बुक है दोस्तों, इतना याद रख लेना। और दोस्तों 2 किताबों का इसने अनुवाद किया था। कौन कौन सी? तो इलियड व ओडिसी का अनुवाद किया, इलियड व ओडिसी का अनुवाद कर रहा है, का अनुवाद। तो ये सब इनका चर्चा था दोस्तों। इटालवी साहित्य में 3 बड़े नाम थे, दांते, पेड्रोक और बोकासियो। तो ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब एक और प्रमुख है जिसका नाम है मैकियावेली, जिसे आधुनिक चाणक्य कहा जाता है दोस्तों। मैकियावेली, पहली बात है इनका संज्ञा दी जाती है आधुनिक चाणक्य। इनकी रचना है दोस्तों, इनकी विषय वस्तु, यानी किस विषय पर ज्यादा लिखते थे? तो इनकी विषय वस्तु थे राजव्यवस्था। राजव्यवस्था पर लेखन करते थे। इनकी कौन कौन सी रचना है? तो दोस्तों रचना बहुत है इनकी। पहली रचना है उसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस इन्हीं की रचना है दोस्तों, बहुत फेमस है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। और कौन सी है? आर्ट ऑफ वार, आर्ट ऑफ वार। दोस्तों सारी किताबों के नाम इंग्लिश में है, बस ध्यान रख लेना। डिस्कॉर्सेस ऑन लिवी, डिस्कॉर्सेस ऑन लिवी। लिवी एक रोमन इतिहासकार हुए दोस्तों, बस ये ध्यान रखना, रोमन इतिहासकार है। और इन्होंने एक नाटक भी लिखा है। चलो किताबों के नाम द प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस,
आर्ट ऑफ वार डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। लिवी एक रोमन इतिहासकार हुए दोस्तों, और इन्होंने एक नाटक लिखा है, नाटक मुद्रागोलन, मद्रागोला, ये इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। तो ये 4 बड़े नाम है दोस्तों इटालवी साहित्य में, और इटालवी साहित्यकार हुए दोस्तों। अन्य आप ऐसे लिख सकते हैं, अन्य इटालवी साहित्यकार। अन्य इटालवी साहित्यकार। तो दोस्तों इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा इटालवी साहित्यकार नहीं है। तो ये 4-5 नाम दे दिए जाएंगे, आपको एक छांटना रहेगा, यानी एक आपको गेस करना रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एक भी सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं है। बुर्नी, अल्बर्नी और लोरेंज वाला, बुर्नी, अल्बर्नी और लोरेंज वाला, तो ये अन्य इटालवी साहित्यकार है। तो दोस्तों ये लोग हमारा पुनर्जागरण में साहित्य वाला चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे दोस्तों, यानी चित्रकला के क्षेत्र में बात करेंगे। चित्रकला है, मूर्तिकला है, और संगीत कला है, और विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जरूर बताना दोस्तों। आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ दोस्तों, ये चैप्टर यानी ये 2 चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों साहित्य वाले, जिनको आपको रटना पड़ेगा, मजबूरी है दोस्तों। अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए दोस्तों। एक बार नोट डाउन किए, 2-3 बार वीडियो देखिए दोस्तों, बार बार रिकॉल करेंगे, 2-3 बार देख लेंगे तो वैसे ही माइंड में रह जाएगी दोस्तों। बहुत सारी बातें मैंने उनकी विषय वस्तु बहुत सारी चीजें बताई है, एकदम पूरा डिटेल में जितना गाया जा सकता था, यानी हमारा कंटेंट जितना एग्जाम लेवल में पूछा जाता है उस लेवल तक मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से जितना मेरा ज्ञान है, मेरे हिसाब से, हालांकि अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, उसमें थे 50 में से 44 क्वेश्चन हमारे आ गए थे दोस्तों। तो आप गैस कर सकते हैं कि आपका सिंगल सवाल बाहर नहीं जानेगा। जितना भी करवाया जा रहा है अच्छा करवाया जा रहा है दोस्तों। अगर इससे बाहर जाता है तो निश्चित रहिए दोस्तों, हो सकता है आपने भी नहीं पढ़ा हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया के रूप में जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।